नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका जीएलसी टॉप 50 आईएएस में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश समसामयिकी की जो हमारी मैगजीन है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये अंक 5वां है। इसमें 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेलों से संबंधित हो, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है, वो इसमें समाहित है। दोस्तों, ये अंक 5वां है। आप इसके पहले वाले अंक और इस अंक को भी पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए हमारे एप्लीकेशन जीएलसी आईएएस एमपीपीएस पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैगजीन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें मध्य प्रदेश के घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में जो भी आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ वही समाहित है इसमें, और अन्यथा और भी कोई भी कचरा इसमें नहीं है। खेल परिदृश्य आपको आगे मिलेगा। खेल परिदृश्य में भी टोक्यो ओलंपिक पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बार, क्योंकि भारत ने बहुत सारे मेडल जीते हैं और ये हमारी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। और फिर मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक दिए गए हैं ताकि आप अपनी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आराम से करें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के घटनाक्रम। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम में पहली न्यूज है हमारी, इंदौर जिले में 100% पात्र जनसंख्या को लगा कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज। मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला जिला बन गया जहां 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों को सभी को कोरोना टीकाकरण हो गया है। तो ये 10 लाख की आबादी वाले जिलों में इंदौर देश का पहला जिला बन चुका है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो कि मनीष सिंह के द्वारा। और हाँ, 31 अगस्त तक का टारगेट रखा था, उससे पहले ही इंदौर ने यह चीज़ें अचीव कर ली थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर दूसरी खबर है हमारी, 31 अगस्त जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस पर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की विशेष पंचायत आयोजित की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनजातियों के लिए विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। और इस जो यह विमुक्ति दिवस और जनजाति जिस मंत्रालय के अंदर में आती है वो है अल्प पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राम खेलावन पटेल। इनका नाम आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की कि विमुक्त एवं घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों की परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जनजातियों के संपूर्ण कल्याण के लिए घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु मंत्रालय भी बनाया जाएगा, मतलब एक अलग मंत्रालय की भी बनाने की घोषणा की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बने गौरीशंकर। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2021 को इसको गठन की घोषणा की थी। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है भारत में। ये है प्रदेश सरकार की एक और न्यूज दी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पर धानोपिया पदस्थ है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, हमारी खबर है बांधवगढ़ में गज महोत्सव शुरू। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स किस जिले में है? उमरिया जिले में है। तो यहाँ पे गज महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 14 हाथी शामिल है इसमें। इसमें क्या होता है, ये हाथियों को आओ आप खाना खिलाओ, उनको कुछ भी फल फ्रूट वगैरह, और ये गज महोत्सव के रूप में बांधवगढ़, ये याद रखना कि बांधवगढ़ में मनाया जाता है और बांधवगढ़ उमरिया जिले में। फिर अगली खबर है हमारी कि मंडला जिले के शक्ति पटेल को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। मंडला जिले के मांद हाई स्कूल में शिक्षक है शक्ति पटेल, उनको राष्ट्रपति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार मिला। मात्र उनकी 32 साल की उम्र है और उन्हें कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को सीधे पढ़ाया, इसलिए उन्हें यह राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। अगली खबर है हमारे तुलसी रत्नावली सम्मान के लिए साहित्यकारों के नाम घोषित। 2020 और 2021 के लिए साहित्यकारों के नाम घोषित हुए हैं दोस्तों।
फिर तुलसी शुक्र सम्मान 2020 के लिए डॉक्टर संगमलाल त्रिपाठी भंवर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। और तुलसी शिखर सम्मान 2021 के लिए NS चौहान इंदौर। तो आप ये नाम याद रखना है तुलसी सम्मान के लिए। रत्नावली शिखर सम्मान के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन चेन्नई तथा रत्नावली शिखर सम्मान 2021 के लिए कांता राय भोपाल को सम्मानित किया जाएगा। और ये तुलसी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने बताया कि यदि कोरोना में कोई व्यवधान नहीं डाला तो नवंबर के 30 शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित साहित्यकारों को सम्मान किया जाएगा। और ये कोरोना के कारण तुलसी और रत्नावली सम्मान 2020 का आयोजन नहीं किया जा सका। ये 2020 और 2021 दोनों के नाम घोषित किए गए हैं। 2020 तुलसी सम्मान संगमलाल त्रिपाठी, 2021 तुलसी सम्मान NS चौहान, 2020 रत्नावली शिखर सम्मान डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन और 2021 के लिए कांता राय भोपाल। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। साहित्यकार पंकज सुबेर को मिला पुष्किन सम्मान, रूस का है ये। और पंकज सुबेर को रूस के पुष्किन सम्मान 2000 सम्मानित किया। मॉस्को में रूस के भारत मित्र पंकज सुबीर समाज की ओर से प्रतिवर्ष हिंदी के साहित्यकारों के लिए सम्मान दिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है पुष्किन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट खबर आ रही, पिंक बस को मिली पहली महिला चालक। जो हमारी BITS इंदौर में जो पिंक बस 2 चलती थी, उनमें अभी तक क्या होता था, महिलाओं के लिए थी ये, पहली बात तो ये। उनमें महिलाएं कंडक्टर तो थी परंतु अभी तक महिला ड्राइवर नहीं थी। तो रितु नरवाले पहली महिला ड्राइवर बनी है। हालांकि इनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और 2 महिला ड्राइवर अपॉइंट की गई है। अब इसमें ड्राइवर भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी और पैसेंजर भी महिलाएं होगी। तो आप ये याद रखिए, नीतू नरवाले का नाम इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार सदाशिव साठे का निधन। मूर्तिकार थे, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए इनसे कि सदाशिव साठे मूर्तिकार थे। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ग्वालियर से इनका अहम जुड़ाव था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के सापेक्ष में कि सदाशिव साठे का संबंध किस जिले से, तो ग्वालियर से है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाई है। इन्होंने अनेक महापुरुषों, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र, छत्रपति शिवाजी, विनोबा भावे आदि सबकी महापुरुषों की प्रतिमाएं इन्होंने की है। ग्वालियर उन्हें झांसी की रानी की जीवन प्राप्त प्रतिमा के लिए याद से उपस्थित करता रहेगा। मतलब ग्वालियर में जो झांसी की रानी प्रतिमा बनाई है उसका ये इनकी मतलब सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक थी। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हमने मध्य प्रदेश के घटनाक्रम खत्म कर लिया। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच थोड़ा फास्ट देखेंगे। अब भारत और तालिबान के बीच पहली बार औपचारिक मुलाकात हुई। मतलब आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। पंजशीर घाटी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है और अब भारत को भी कहीं ना कहीं तालिबान से औपचारिक बात करना शुरू करना पड़ रही है ताकि भारत में तालिबान की वजह से कोई आतंकवादी गतिविधियां विकसित ना हो। तो कतर की इसमें अहम भूमिका रही है। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट खबर है, गोवा बना मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। 1 सितंबर को यह घोषणा हुई कि गोवा में देश का पहला राज्य बन गया जहां अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराया जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री याद कीजिएगा आप, प्रमोद सावंत जी, ये उनकी इमेज है। और गोवा का क्षेत्रफल यहाँ पे है 3702 वर्ग किलोमीटर और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। और आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बता दूं, गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा है। मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा था। ये आज़ादी के बाद कुछ वर्षों बाद तक भी ये पुर्तगालियों के अधीन रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिर, जो अपन कृष्ण भगवान के मंदिर है, ये कृष्ण भक्त थे और इन्होंने इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की थी। कृष्ण मूवमेंट चलाया था इन्होंने। भगवद गीता, वैदिक साहित्य को 79 भाषाओं में अनुवाद कर विश्व में इन्होंने कृष्ण भक्ति की एक अलग ही ललक जगा ली। ये इनकी इमेज थी और इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये ध्यान रखिएगा। अगली खबर पढ़ते हैं, क्या है BS सीरीज रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स क्या होता है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो कर्मचारियों को लिए गाड़ी का ट्रांसफर कराना बहुत एक पेचीदा काम हो गया। तो उसके लिए एक BS सीरीज लागू गई है। इसका BH का मतलब है भारत और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों भारत सीरीज का ऐलान किया गया है।
15 सितंबर से लागू हो गई है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन को दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिक के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीएस सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च करने की घोषणा की है। बीएस नंबर प्लेट 15 सितंबर 2021 से लागू होगी। इसमें क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने आने पर गाड़ी को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब ये बीएस सीरीज की नंबर प्लेट कैसी होगी वो देख लीजिए। नंबर प्लेट की शुरुआत बीएस से होगी, मतलब सबसे पहले बीएस लिखा होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम 2 अंक होंगे, मतलब जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 21 लिखा होगा। फिर उसके आगे का नंबर होगा। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा, सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा। तो आप ये ध्यान रखते हैं। अब इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिनके ऑफिस 4 या ज्यादा राज्यों में उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई बीएस सीरीज के लिए सरकारी प्राइवेट दोनों संस्थानों के लिए कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खबर आप ध्यान रखिए। फिर लद्दाख ने अपनाया अपना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो लद्दाख ने अपना विकास शुरू कर दिया है और अपनी राजकीय पशु और राजकीय पक्षी की घोषणा की है। तो उन्होंने किसको राष्ट्रीय पशु बनाया? तो कि हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, इसको इन्होंने ये राजकीय पशु बनाया है। ये इसकी इमेज देख सकते हो। राजकीय पक्षी बनाया इनको काली गर्दन वाले सारस को। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लद्दाख ने राष्ट्रीय पशु बनाया है हिम तेंदुआ को, ये आप इमेज देख सकते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी बनाया है काली गर्दन वाले सारस को। आगे बढ़ते हैं हम। अंबानी की संपत्ति 100 अरब डॉलर से ऊपर। हाल ही में फ्रेंड्स क्या हुआ है कि रिलायंस के शेयरों में कुछ उछाल आया है जिससे अंबानी की संपत्ति बढ़ गई है। तो उन्हें 100 अरब डॉलर से ऊपर निकल गई है और वो ऐसा दुनिया के सिर्फ 8 लोग उनसे ऊपर है और भारत के तो वो पहले है ही सही। तो वो 8 लोग कौन कौन से आप देख सकते हैं लिस्ट। जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, सर्गेई ब्रिन, लैरी एलिसन, मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से आगे निकल गए हैं अंबानी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है सशस्त्र बलों के अफसरों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र और भगवत गीता का पढ़ाने की तैयारी। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सेना और वायुसेना में अब सशस्त्र बलों को अफसरों को भगवत गीता और कौटिल्य का अर्थशास्त्र का ज्ञान मिलेगा। इनको सिलेबस में शामिल करने की तैयारी चल रही फ्रेंड्स। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, उससे प्रेरित होकर सिकंदराबाद मुख्यालय स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ने प्राचीन ग्रंथों पर शोध शुरू किया है। यह शोध आधुनिक युद्ध और सैन्य शासनों के लिए प्रासंगिक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब सेना और वायुसेनाओं में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो हमारे चाणक्य थे और भगवत गीता का पाठ उनको उनमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तब मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे आगे है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। उन्होंने जो बाइडन और जो अपनी है अमेरिका के जो बाइडन, बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पहली रैंक प्राप्त की है। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल उनकी कि कौन किस स्थान पे है। 10वें स्थान पर राष्ट्रपति मून जे, दक्षिण कोरिया के 13वें पे है जापान के योशिहिदे सुगा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ऐप पे आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। हिमाचल में सभी को कोरोना टीके की पहली डोज लगी। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया जहां पूरी पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने इसको चैंपियन नाम दिया है राज्य को। तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य, पानी मुफ्त कराने वाला गोवा पहला राज्य, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला जिलों में टीकाकरण करने वाला इंदौर पहला जिला। फिर आते हैं अपन एक और फैक्ट इसी से रिलेटेड कि क्यूबा ने रचा इतिहास, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश। तो क्यूबा है जहां पे अब बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। तो ये चीजें आप इसको WHO से हालांकि मंजूरी मिलना बाकी है परंतु वैक्सीन लगाना इन्होंने चालू कर दी है। फिर आते हैं अपन थोड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी को उम्मीदवार घोषित किया। अभी फ्रेंड्स
पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे जिनमें टीएमसी की सरकार बनी। हालांकि जो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी है, ये नंदीग्राम से चुनाव लड़ी, इन्हें बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। फिर भी ये मुख्यमंत्री बनी, परंतु 6 महीने के अंदर विधायक पद लेना आवश्यक होता है। तो इन्होंने अब इनके जो तृणमूल के कांग्रेस के ही विधायक थे सोवन देव चट्टोपाध्याय, इनका इस्तीफा दिलाया और भवानीपुर में उपचुनाव होंगे और वहां से ये चुनाव लड़ेगी और इनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आगे का साफ होगा। तो आप ये पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। असम में राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला। जैसे फ्रेंड्स अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो ये पढ़ सकते हैं। हालांकि 1992 में जो तत्कालीन सरकार थी, ओरंग वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया है। तो ये सरकार आती है जाती है, उसी के साथ भी नाम और ये चीजें चलती रहती है। 1985 तक इसे अभ्यारण्य था, फिर 1999 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 2016 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू सोखवा, रायमोना और तेहिंग पटकाई। ये आप यहाँ की इमेज देख सकते हैं। अब आइए अपन फ्रेंड्स बात करते हैं खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य में है स्टार गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। डेल स्टेन का पिता याद कीजिए कि साउथ अफ्रीका के हैं, गेंदबाज हैं, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ये कई अवार्ड हैं, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। विराट कोहली ने बहुत जल्द ही 490 पारियों में ही 23,000 रन पूरे कर लिए हैं और इससे पहले सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यहाँ 23,000 रन पूरे किए थे। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं सबसे तेज 23 अंतर्राष्ट्रीय रन पारी के आधार पर। तो विराट कोहली बन गए 490 पारी के साथ, सचिन तेंदुलकर 522 पारियों में, फिर रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़ 576 और एम जयवर्धने श्रीलंका के जो है वो 645। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओवल में आधी सदी बाद जीता भारत, इंग्लैंड को 127 रन से हराया। तो जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है फ्रेंड्स, उसमें भारत ने 2-1 से बढ़त बना ली है और अगला जो मैच है वो 10 सितंबर मैनचेस्टर में खेला जाएगा। तो ये 50 साल बाद ऐसा हुआ है कि पहली पारी में इंग्लैंड ने बढ़त बना ली हो और फिर भी वो हार गए ओवल में। ये पैरा ओलंपिक खेल विशेष है। ये पैरा ओलंपिक खेल की हमने पूरी जानकारी दी है कि यह विकलांगताओं जो होते हैं खिलाड़ी, उनके लिए, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिता होती है। 1948 में जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिक थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए लुडविग गटमान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हॉस्पिटल में ही एक व्हील चेयर प्रतियोगिता शुरुआत की। उसी को माना जाता है कि ये पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत है। 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। रोम ओलंपिक के बाद कुछ दिन बाद यह ओलंपिक खेल चालू हुए। फिर 1988 में ही जिस शहर में ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं, उसी शहर में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इनका आयोजन इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बोन जर्मनी में है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें से और याद रखना है। फिर इसके 3 अध्यक्ष बन चुके हैं। अभी वर्तमान में है एंड्रू पारन्सस, ब्राजील के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पैरा ओलंपिक समिति का झंडा होता है। इसमें 3 रंग होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रंग नहीं होता है। जो ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है उसमें 5 रिंग बने होते हैं अलग अलग कलर के, जो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसमें 3 कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो आप ये भी ध्यान रखिए। भारत का इतिहास आइए देख लेते हैं अपन। 1968 तेल अवीव से भारत ने चालू किया, परंतु कोई पदक यहाँ पे नहीं जीता था, भाग लेना सिर्फ चालू किया। फिर 1972 के हैंडलबर्ग पैरा ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक था और पहला पदक था 1972 हैंडलबर्ग में।
फिर एक खिलाड़ी है जोगिंदर सिंह बेदी, उन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक 1904 न्यूयॉर्क में जो हुए वहां पे 3 पदक जीते, एक रजत पदक गोला फेंक में, कांस्य पदक भाला फेंक और डिस्कस थ्रो में। फिर मैं आपको बता दूं देवेंद्र झांझरिया एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है पैरा ओलंपिक, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले देवेंद्र झांझरिया पहले खिलाड़ी थे, और पहली महिला पैरा खिलाड़ी है ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीपा मलिक। तो ये लिस्ट है जिन्होंने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 1968 से 2016 तक। इस बार 5 नए आए हैं, उन वो अभी हम पर आगे देखते हैं, परंतु 2016 तक ये 4 थे, मुरलीकांत पेटकर, देवेंद्र झांझरिया ने 2 जीते 2016 और 2004 और 2016। मरियप्पन थंगावेलु ने भी जीता है 2016 में, ये हाई जंप पे संपत्ति रियो में ही। फिर टोक्यो ओलंपिक का हाईली में आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन स्थल था जापान, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुए। संस्करण 16वां मोस्ट इंपोर्टेंट। मोटो था यूनाइटेड बाय मोशन। शुभंकर सोमाइटी, भारतीय दल में सदस्य 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा यहाँ पे ध्वजवाहक थी भारत की तरफ से। नवीन खेल बैडमिंटन और टाइकोंडो ऐड हुए। पदक तालिका आप देख सकते हैं, चीन पहले नंबर पर रहा है 207 पदकों के साथ, और फिर ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तीसरे नंबर पर, फिर भारत। भारत ने कुल 19 पदक जीते, 24वीं रैंक हमारी आई। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। भारत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए। फिर स्वर्ण पदक किसने किसने जीता, उनके नाम देख लीजिएगा आप, डिटेल में इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अवनी लखेरा स्वर्ण पदक निशानेबाजी में। सुमित अंतल स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में। फिर मनीष नरवाल निशानेबाजी में, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक जीता है। कृष्ण नागर ने भी स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में आप इनके राज्य और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अवनी लखेरा बनी 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, ये आप पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ में। फिर ये 5 स्वर्ण पदक हुए। रजत पदक भवीना पटेल, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के पहला पदक इन्होंने जीता था। देवेंद्र झाझरिया के बारे में आपको बता ही देता हूँ, ये तीसरा पैरा ओलंपिक खेल है। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको। फिर मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप से संबंधित है, 2017 में अर्जुन, 2017 में पद्मश्री, और 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। फिर चौथे नंबर पे है योगेश कथुनिया। फिर निषाद कुमार हाई जंप, प्रवीण कुमार हाई जंप, सुहास अथिराज बैडमिंटन, ये 2007 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता है। फिर सिंहराज अडाना 50 मीटर निशानेबाजी में रजत और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य। फिर आते हैं कांस्य पदक किन्होंने किन्होंने जीते। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक में, सिंहराज अडाना 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार हाई जंप में, अवनी लखेरा ने शूटिंग में 50 मीटर में कांस्य और 10 मीटर में अपना ये स्वर्ण। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में कांस्य जीता। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे, अभी तक करंट अफेयर खत्म हो गया है, और अब आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना चाहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये हमारा फाउंडेशन बेस्ड 3 ईयर प्लान स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और आप एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को, और फ्री टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे जो आप डेली दे सकते हो। मंथली ये मध्य प्रदेश की मैगजीन है वीकली करंट अफेयर की, वो आपके यदि टोक्यो समर ओलंपिक की भी पीडीएफ वहाँ पे है जिसे डिटेल एनालिसिस दिया है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक की पीडीएफ आप ऐप पे जाके स्टडी मटेरियल में जाके देख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों में आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2020 टोक्यो ओलंपिक का हाल ही में आयोजन हुआ, यह कौन सा संस्करण था? तो अभी अपन ने पढ़ा यह 16वां संस्करण था। फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी इसका शुभंकर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भवीना पटेल ने जीता। फिर पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली महिला पैरा खिलाड़ी कौन बनी? तो अवनी लखेरा बनी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। भारत ने अपना पहला पैरा ओलंपिक पदक कब जीता था? मैंने आपको हाल ही में बताया 1972 में मुरलीकांत पेटकर ने हेडलबर्ग पैरा ओलंपिक में यह जीता था। फिर निम्नलिखित में से कौन ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते? अवनी लखेरा, देवेंद्र झाझरिया, सिंहराज, कृष्ण नागर। तो मैं आपको तो अवनी लखेरा ने स्वर्ण और कांस्य जीता है। फिर सिंहराज अडाना रजत और कांस्य जीता है। तो ये दोनों ने इस ओलंपिक में 2-2 पदक जीते। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले देवेंद्र झांझरिया। पैरा खिलाड़ी मनोज नरवाल का संबंध निशानेबाजी से है। फिर स्वर्ण
प्रमोद भगत किस राज्य से, आपको खिलाड़ियों के राज्य भी याद रखना पड़ेंगे फ्रेंड्स, पूछे जा सकते हैं। तो बिहार है। ये हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन का एक आइडिया दे रहे हैं ताकि आप सारे खिलाड़ियों से वो याद कर सको। तो मध्य प्रदेश की पैरा खिलाड़ी प्राची यादव कैनोइंग क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ग्वालियर जिले से संबंधित है। ये प्राची यादव से फ्रेंड्स 100% मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख के ले लिए। फिर है हमारा 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा। उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस विधानसभा चुनाव लड़ेगी, भवानीपुर से। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो विराट कोहली। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, तो 125वीं जयंती बनाई गई और 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। देश का पहला राज्य जहां 100% टीकाकरण किया गया, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर 10 लाख में जिला बना है, 10 लाख से अधिक आबादी वाला। राष्ट्रीय पशु लद्दाख ने हिम तेंदुए को किया है। गज महोत्सव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ है। मंडला के शिक्षक शक्ति पटेल को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। और इंदौर में पिंक बस रितु नरवाले ने चलाई पहली ड्राइवर। मुफ्त पानी योजना गोवा ने शुरू की है, ये अपन पढ़ चुके हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाला। जनजातियों के लिए विमुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, 31 अगस्त को। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गौरीशंकर बिसेन है। तो ये था हमारा प्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आइए है मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक। ये इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, ये आप देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। लोकतंत्र 42वां संविधान संशोधन, 52वां 61वां संविधान संशोधन। ये पेपर 2 पार्ट 1 की यूनिट 1 से हमने पूरे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये सारे 3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए 41 क्वेश्चन है। फिर 5 मार्क्स के भी हैं, 50 शब्दों में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 11 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके और आंसर राइटिंग करके आप हमारे नंबर 9907708855 पर आप भेज सकते हैं आपके आंसर। तो वहाँ पे आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा चेक किए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट GLC टॉप 50 IAS में। ऑफलाइन बैचेस भी प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। UPSC फाउंडेशन बेंच, MPPSC फाउंडेशन बेंच। 3 ईयर प्लान है फ्रेंड्स। प्रोफेशनल टीचिंग टीम पढ़ाएगी। प्रिंटेड नोट्स, जिस तरह के आप ये नोट्स देख रहे हैं, इससे भी हाई क्वालिटी के नोट्स आपको प्रिंटेड मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आप PDF के फॉर्म में ले सकते हो और ऑफलाइन अगर ज्वाइन करते हो तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मेंस आंसर राइटिंग स्टार्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास से। पहली ही क्लास से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई दी जाती है ताकि आपको मेंस में आने वाली परीक्षाओं में दिक्कत ना है। और ऑनलाइन टेस्ट तो आपको क्लास में ऑफलाइन कंडक्ट मेंस के लिए तो होते ही होते हैं, प्री के लिए डेली टेस्ट होते हैं। डेली टेस्ट आपको कुछ मिलेंगे और वो कहाँ मिलेंगे, GLC IAS MPPSC ऐप पे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।